लेकिन सरकार ने क्या आपको धोखा दिया? एक तरफ तो जाके आप धरना पे बैठ गए, आपका टोटल काम वहां कर ही रहे थे। मदरसा एजुकेशन रात रात भर जग के आपका काम नहीं कर रहा था क्या? आपने नहीं देखा कि वहां पे उनके चेयरमैन जो है लगातार जो है रात में जो है कभी पैजामा में या कभी बंडी में या कभी गंजी में कभी लुंगी में मदरसा रात में काहे ले जा रहे थे? वो रात में चेक करने जा रहे थे क्या कि मदरसा में कौन सूता कौन नहीं उठा? अरे भाई वो जा रहे थे फाइल देखने के लिए कि मेरा क्या हाल है हमारे मदरसे का। तो आप उसके दर्द को भी नहीं समझे, आप उसके दर्द को भी देखिए कि एक चेयरमैन जिसका एज है, एक उम्र है, वो कोई 27 और 25 साल का गबरू जवान नहीं है, उनके भी फैमिली है, उनके भी परिवार है, और सब चीज छोड़ छाड़ के वो मदरसा में जाके बैठे हुए हैं और रात रात भर वो अपने लोगों से काम करवा रहे हैं और पूरा का पूरा बीमारी समाप्त हो गया। जिस तरीके से लोग 1637 मदरसों को लेकर धरना पर पड़े हुए थे, मेडिकल नहीं मिल पा रही थी उनको लेकर पड़े हुए थे, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रही थी उनको लेकर के पड़े हुए थे, मदरसों के अंदर बहालियां बनती उनको लेकर पड़े हुए थे। तो सवाल ये बनता है कि अब जब चुनावी माहौल है, अब बिहार के अंदर आचार संहिता भी लगी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है चुनाव के अंदर हल हो सकता है या फिर चुनाव के बाद होगा? और ये देखिए, ये मदरसे में एक बीमारी नहीं है, मदरसे में एक बीमारी रहे तो बात हो। जब वहां पर जब मदरसे को जाके उसको जांचा गया तो उसको तो पता चला कि भाई इसको सर्जरी भी करना पड़ेगा, इसका जो है मेडिसिन भी तैयार करना पड़ेगा। तो वो तो कई जो चिकित्सा का जो विधा है, तिब्बी का जो विधा है, उसको कई जगह जाना पड़ा, ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाना पड़ेगा, कुछ लोग को आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। तो जब बीमारी का पता चला तो कुछ जगह लगा कि ये लाइलाज बीमारी भी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? सबसे पहले आपके बारे में पूरी चीज के बारे में पता लगा कि बीमारी क्या है, क्यों इनको टहलाया जा रहा है, क्यों इसको बहलाया जा रहा है, कब तक ये सड़क पर रहेंगे। तो इससे पहले कोई पूछता था क्या? इससे पहले कोई नहीं पूछता था। तो सरकार ने सबसे पहला काम किया कि जितनी बीमारी थी, खांसी से लेके दम्मा तक, दम्मा से लेके फेफड़ा तक, जो भी बीमारी था, चाहे किसी को दिल की बीमारी थी, किसी को फेफड़ा की बीमारी थी, किसी को किडनी की बीमारी था, ठीक है, इलाज बीमारी तक था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें इंडिया के टॉप लेवल के, जैसे कहते हैं ना, सर्जन को बैठाया गया, उसी तरह बिहार के टॉप सर्जन को बैठाया गया। तो होता देखिए, होता क्या, नियत गुण बरकत। ये हम लोग हमेशा एक गांव देहात में कहते हैं, हम लोग कहते हैं तो नियत गुण बरकत। तो भाई नियत क्या थी सरकार की? सरकार की नियत थी कि मुझे हर हाल में आपके पूरे बीमारी का पता लगाकर आपको दवा दारू देकर ठीक करके आपको घर भेजना। वो कमेटी है, उसको कहते हैं हाई प्रोफाइल कमेटी। वो ऐसी कमेटी है जहां फाइल नहीं रुकने जा रहा है। वो एक ऐसी कमेटी है जहां पे सबको जवाबदेह बना दिया गया, चाहे मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड हो, बिहार माध्यमिक, इस संदर्भ तमाम लोग उसमें शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उस दर्द को उन्होंने समझा। और मैंने आपको कहा था, आपको उस समय भी मैंने अपने तमाम हमारे जो मदरसा के उस्ताद वहां पर बैठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था कि ठीक है, मेरी क्या हैसियत है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, मैं तो गांव देहात जवार का एक सड़क का आदमी हूं, पगडंडी का आदमी हूं, मैं किसी बड़े पद पर नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि आज के बाद 72 घंटे आप गिन लीजिएगा और 72 घंटे के बाद अगर सरकार का एक बड़ा नुमाइंदा अगर आपसे बात नहीं किया, अगर करने आवे, तो फिर मेरा ये बोलना बेकार है। और मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्यमंत्री का, उस अपर सचिव का, शिक्षा का और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का, कि उन लोगों ने हमारी बात को समझी, उस दर्द को समझा। और वो दर्द मेरा नहीं था, वो 2.5 करोड़ जो बिहार का जो पूरा पसमानदा अर्जाल मुसलमान है, अति पिछड़ा मुसलमान है, उन तमाम लोगों का दर्द था जो दबे कुचले हैं, जो शोषित है, वंचित हैं, और उनको वो तमाम हक मिलनी चाहिए जो आज भी जिसके हकदार हैं। हमारे समाज की 80% तबका है जो गरीब तबका है, क्योंकि मदरसे में तो गरीब, यतीम, नादार, मिस्कीन के बच्चे पढ़ते हैं, मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पो वाला जो गरीब है, खेतिहर मजदूर है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। वो उनके बच्चे पढ़ते हैं जिसके पिता माँ बाप जो है दिल्ली बच्चे पंजाब में है, और ये उस्ताद ही हैं जो उनके माँ बाप बनकर उनकी तालीम देते हैं। तमाम साथियों का फिर से एक नई वीडियो और नए एपिसोड के साथ वेलकम और खुशामदीद करता हूं। आप जिस शख्स को इस कैमरे के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वही शख्स हैं जो कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े तमाम असातिज़ा के लिए पटना के गर्दनी बाग में छट्टे का दूध याद दिलाने गए थे। ये वही शख्स हैं जो कि झामा से लगरने का भी काम किया था। फिलहाल आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे मदरसों के मुद्दों को भी लेकर, जिस तरीके से आश्वासन मिला, उनके बाद क्या कुछ हो रहा है, या फिर मदरसों के असातिज़ा का जो कामकाज है वो रुक गया है, होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद साथ ही अभी जो चुनावी माहौल है अपने बिहार के अंदर, उनमें जो मुसलमानों को लेकर बार बार जो है लोग आवाजें उठा रहे हैं कि यहाँ से इनको मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो छोटे तबके से आते हैं, उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए कमेटी
डीवीडी बनाई गई थी जो कि आप लोगों का धरना समाप्त होने के बाद रिलीज किया गया था, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या वो सरकार की तरफ से लॉलीपॉप था या फिर क्या कहते हैं कुछ कामकाज। तो सबसे पहले डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, मैं आपका इस L2 भैया फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद और वेलकम करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकालकर जनता के लिए, अपने कौम के लिए आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके L2 भैया जो बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और मैं देखता हूं कि आपके बड़े रिच दर्शक हैं। मैं आपके तमाम दर्शकों को सलाम करता हूं, जय हिंद कहता हूं, जय बिहार कहता हूं। सबसे पहले तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि आप जब धरना स्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर आपका एक वर्ड जो है, एक अल्फाज जो है काफी वायरल हुआ था कि छठी का दूध याद दिला देंगे और झामा से लगड़ देंगे। तो क्या छठी का दूध याद दिला दिए और झामा से लगड़ दिए, तो क्या वो कहां तक कुछ हो पाया? देखिए वो जो दर्द की बयानी थी वो हमारे 15,000 जो असातिज़ा हैं और जो हमारे वो शिक्षक जो हमारे उस्ताद रहे और जिन्हें मैंने देखा कि गर्दनी बाग जैसे एक वीरान जैसे जगह पे सड़क के किनारे बैठा हुआ, तो वो जो दर्द और वो पीड़ा थी, वो उस पीड़ा को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी जो मेरी जो पहली क्लास हुई है तालीम इल्म की, तो मेरी जो पहला ये हुआ, तो मैं भी मदरसे का तालिब इल्म रहा और वो भले पहले ही क्लास क्यों नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मदरसा से लगाव था और मैं इस वजह से भी ज़्यादा उस समय ज़्यादा भावुक रहा और कह सकता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे समाज का जो 85% तबका है, जो गरीब तबका है, चूंकि मदरसे में तो गरीब, यतीम, नादार, मिस्कीन के बच्चे पढ़ते हैं, मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पो वाला जो गरीब है, खेतिहर मजदूर है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। वो उनके बच्चे पढ़ते हैं जिसके पिता माँ बाप जो है दिल्ली पंजाब में है और ये उस्ताद ही हैं जो उनके माँ बाप बन के उनकी तालीम देते हैं। तो मुझे एक अलग तरह का लगाव था, मुझे वो दर्द दिखा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, आज हमारी स्थिति क्या हो गई कि हमारे उस्ताद, हमारे असातिज़ा सड़क पर है और वो जिस मांग को लेकर बैठे हुए थे वो बिल्कुल जायज़ मांग थी। और ऐसा नहीं है कि जायज़ मांग थी तो सरकार बात नहीं मान, सरकार भी उसकी पीड़ा को समझ रहे थे, सरकार 1 to 1 लगातार संपर्क में थे। और आप देखिएगा कि जो भी हमारा वो खिताब हुआ, जो संबोधन हुआ था, वो उस तमाम उस 85% और उस मदरसा के वजूद को लेकर था। क्योंकि हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे कि हमारे पास जो हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 29 है, 30 है, ये जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन और आइन ने जो हमको दिया था, ये जो हमको पावर दिया था, उस पावर के आधार पर जो हमको मिला था वो मदरसा कि अपने वाक़ व्यक्ति के साथ अपने चीज़ों, मजहबी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे और अपने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम लेंगे, उसके लिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट हमको दिया था और उस पर सीधा पिछले 35-40 साल से हमला में देख रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर बोलना पड़ेगा। और खामोशी कब तक? खामोशी तो जालिमों के साथ खड़े होने की निशानी है। और लगा कि अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है, और वो मेरे वजूद का सवाल था। इसलिए मैंने कहा था कि छठी का दूध याद कराऊंगा। और जब मैं ये याद करा रहा हूँ तो ये एक मुहावरा है, ये कोई निगेटिव मुहावरा नहीं है। अगर आपको, चूंकि छठी का दूध जो होता है ना, वो आप भूल नहीं सकते हैं। वो ऐसा है कि वो आपके अस्तित्व को कायम करता है, वो आपके वजूद को कायम करता है। जो भी इंसान अगर वो छठी का दूध नहीं पीता है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर वो कुछ नहीं होगा, वो बीमार होगा, फटेहाल होगा, बदहाल होगा। तो ये वो उस कॉन्सेप्ट में था। लेकिन उस लब्बो लिबाब ये था कि वो दर्द थी उस समाज की, उस 2.5 करोड़ समाज की पीड़ा थी, जिसके हाथ में मदरसा जैसा खूबसूरत जो इल्म का एक सबसे बड़ा जो तालीम इदारा है वो हाथ में है। एक ऐसा इदारा जहां से पूरे समाज की तकदीर और तस्वीर को हम चेंज कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारी नाकामी है, हमारी अपनी कमजोरी है, जिसकी वजह से आज उसका हम बेहतर इस तरह नहीं कर सकते हैं, एक मॉडल स्थापित नहीं कर पाए हैं, वो हमारी कमी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस इदारे को खत्म कर दें, उस इदारे पर अगर कोई हमला हो रहा है तो उस पर हम खामोश हो जाएं। इस संदर्भ में हम वहां गए थे और मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उस दर्द को उन्होंने समझा। और मैंने आपको कहा था, आपको उस समय भी मैंने अपने तमाम हमारे जो मदरसा के उस्ताद वहां पर बैठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था कि ठीक है, मेरी क्या हैसियत है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मैं तो गांव देहात जवार का एक सड़क का आदमी हूँ, पगडंडी का आदमी हूँ, मैं किसी बड़े पद पर नहीं हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि आज के बाद 72 घंटे आप गिन लीजिएगा और 72 घंटे के बाद अगर सरकार का एक बड़ा नुमाइंदा अगर आपसे बात नहीं किया, अगर करने आवे तो फिर मेरा ये बोलना बेकार है। और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, उस अपर सचिव का, शिक्षा का और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का कि उन लोगों ने हमारी बात को समझी, उस दर्द को समझा। और वो दर्द मेरा नहीं था, वो 2.5 करोड़ जो बिहार का जो पूरा पसमानदा अर्जाल मुसलमान है, अति पिछड़ा मुसलमान है, उन तमाम लोगों का दर्द था जो दबे कुचले हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, और उनको वो तमाम हक मिलनी चाहिए जो आज भी जिसके वो हकदार हैं। उसकी आवाज़ थी, वो मेरी आवाज़ नहीं थी, वो आवाम की आवाज़ थी। अच्छा सर, आपने कहा कि 72 घंटा, और हकीकत भी थी कि आपके बयानबाजी के बाद सही में 72 घंटों के बाद जो है सरकार की तरफ से कराया गया। लेकिन सर सवाल ये बनता है कि धरना तो समाप्त हो गया,
जिस तरीके से लोग 1637 मदरसों को लेकर धरना पर पड़े हुए थे, मेडिकल नहीं मिल पा रही थी उनको लेकर पड़े हुए थे, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रही थी उनको लेकर के पड़े हुए थे, मदरसों के अंदर बहालियां बनती उनको लेकर पड़े हुए थे। तो सवाल ये बनता है कि अब जब चुनावी माहौल है, अब बिहार के अंदर आचार संहिता भी लगी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है चुनाव के अंदर हल हो सकता है या फिर चुनाव के बाद होगा? नहीं, देखिए ये जो नोटिफिकेशन हुआ है आचार संहिता से पहले हुआ है। आपने देखिएगा कि मैं उस समय जो डिमांड किया था, उस समय मैं यही डिमांड किया था, क्योंकि देखिए जब एक आदमी पूरी तरह से बीमार होता है, सीधा सिंपल मैं उदाहरण से बात करता हूं आपको, तो क्या करता है वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को जांच लिखते हैं कि भाई आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका फलां टेस्ट होगा, आपका फलां टेस्ट होगा। और ये कोई, चूंकि मदरसे में एक बीमारी नहीं है, मदरसे में एक बीमारी रहे तो बात हो, जब वहां पर जब मदरसे को जाके उसको जांचा गया तो उसको तो पता चला कि भाई इसको सर्जरी भी करना पड़ेगा, इसका जो है मेडिसिन भी तैयार करना पड़ेगा। तो वो तो कई जो चिकित्सा का जो विधा है, तिब्बी का जो विधा है, उसको कई जगह जाना पड़ा, ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाना पड़ेगा, कुछ लोग को आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। तो जब बीमारी का पता चला तो कुछ जगह लगा कि ये लाइलाज बीमारी भी है। तो अब एक पेशेंट को जब एक डॉक्टर के पास ले जाइएगा और वो जब जांचना शुरू, क्योंकि देखिए अगर वो डॉक्टर है, वाकई सीरियस है और वाकई आप मरीज हैं, तो डॉक्टर ही ना इलाज करेगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, सबसे पहले आपके बारे में पूरी चीज के बारे में पता लगा कि बीमारी क्या है, क्यों इनको टहलाया जा रहा है, क्यों इसको बहलाया जा रहा है, कब तक ये सड़क पर रहेंगे। तो इससे पहले कोई पूछता था क्या? इससे पहले कोई नहीं पूछता था। देखिए भाषण कितना भी दे दें, आपके बीच में जाके कह दें कि कौन माई का लाल है जो बिहार के मुसलमानों को छू देगा, ये बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि सामने 5 लाख आबादी होगा तो फिरोज मंसूरी जैसा मामूली आदमी भी धार देगा। लेकिन अगर 5 आदमी होगा तो उसकी भी औकात पता चल जाएगी। तो ये भाषणबाजी नहीं था मदरसा एजुकेशन, ये एक बहुत ही सीरियस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कॉन्सेप्ट है, मदरसे का कॉन्सेप्ट जो है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मदीने से आया है। इल्म के वो कॉन्सेप्ट में मदरसा एजुकेशन है जहां पे इकरा का कॉन्सेप्ट है, जहां जिसके रिलीजियस ने, जिसके इस्लाम ने, जिसके धर्म ने कहा कि पढ़ो, और पहला वर्ड आया पढ़ो। आप सोचिए कि ये वहां से आया है और मदरसा उसकी तहफ्फुज करता है, मदरसा उसकी हिफाजत करता है, मदरसा उसकी मुहाफिज है, और उस मुहाफिज को चलाने और करने वाले कर्मदाता हमारे उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, और वो बदहाल स्थिति में था। तो सरकार ने सबसे पहला काम किया कि जितनी बीमारी थी, खांसी से लेके दम्मा तक, दम्मा से लेके फेफड़ा तक, जो भी बीमारी था, चाहे किसी को दिल की बीमारी थी, किसी को फेफड़ा की बीमारी थी, किसी को किडनी का बीमारी था, ठीक है, जो जिस भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए। और मैं वो लफ्ज भी नहीं हूं, और वो उस तरह के उर्दू का वो उतना बड़ा नाकिद नहीं हूं जो मैं तमाम उर्दू के उस अल्फाज को रखूंगा। मैं आम आवाम का आदमी हूं, बिल्कुल पगडंडियों का आदमी हूं। आम जबान जो हो सकती है, जो हमको समझता है, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं वही जबान है उनके पास, तो मैं उसी अल्फाज में आपको कहता हूं। मैं कोई बनावटी और ऐसे बड़े बड़े अल्फाज इकबाल और गालिब के और मीर की शायरी के साथ मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। मैं इतना जानता हूं कि लाइलाज बीमारी तक था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उसमें इंडिया के टॉप लेवल के, जैसे कहते हैं ना, सर्जन को बैठाया गया, उसी तरह बिहार के टॉप सर्जन को बैठाया गया। नोटिफिकेशन का जब आपने नाम लिया तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं कि अभी जो डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जितने भी मदारिस के असातिज़ा की मांगे थी, जस्ट लाइक 1637 हो, मेडिकल हो, हाउस रेंट हो, और भी बहुत सारे दिगर ऐसे मसाइल थे, तो धरना खत्म किया गया था। तो धरना खत्म होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें कि एक कमेटी गठित की गई, इसी की शायद आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए सरकार की एकमात्र मंशा थी, सीधा नियत जो होता, देखिए होता क्या, नियत गुण बरकत। नियत, ये हम लोग हमेशा एक गांव देहात में कहते हैं, हम लोग कहते हैं, तो नियत गुण बरकत। तो भाई नियत क्या थी सरकार की? सरकार की नियत थी कि मुझे हर हाल में आपके पूरे बीमारी का पता लगाकर, आपको दवा दारू देकर, ठीक करके आपको घर भेजना। क्या आपको लगता है कि वो धरना प्रदर्शन जो 9 दिन चला, धरना प्रदर्शन जो 9 दिन चला, तो उसमें लगता है कि सरकार ने तमाम बीमारियों को पकड़ लिया? देखिए आप इसको समझिए, सरकार ने कितनी बड़ी बीमारी को पकड़ा। देखिए 9 दिन चला हमारा धरना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट था। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे लोगों को जहां भी नाराजगी होगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि आप उसको धरना, प्रदर्शन, चिट्ठी, पत्री आप करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे लोगों ने वो काम किया, जो कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। सरकार की क्या भूमिका? सरकार ने आपके दर्द को समझा। जब आप धरने पे बैठे तब उनको पता चला, उससे पहले भी सरकार को पता था, ऐसा नहीं था कि आपके धरने के बाद फाइल मूव कर रहा था, क्योंकि अगर सरकार को ये पता नहीं काम करते तो डीओ के यहां से फाइल आपके यहां से नहीं चला था, डीओ के यहां से
पटना तक फाइल आने में कम से कम 3 महीना लगता है। अधिक सरकार ने आपके दर्द को समझा, जब आप धरने पे बैठे तब उनको पता चला, उससे पहले भी सरकार को पता था, ऐसा नहीं था कि आपके धरने के बाद फाइल मूव कर रहा था, क्योंकि अगर सरकार को ये पता नहीं काम करते तो डीओ के यहाँ से फाइल आपके यहाँ से नहीं चला आता। डीओ के यहाँ से पटना तक फाइल आने में कम से कम 3 महीना लगता है, अधिक भी लग सकता और अभी भी लग सकता है, और पिछले 25 साल भी लगा था। 25 साल भी लगा था, 20 साल भी लगा था। वो एक समय था 2005 से पहले भी कि 89 से फाइल चला और 2005 तक भी फाइल कंप्लीट नहीं हुआ। एक वो भी दौर था, एक वो दौर था जिसमें एक इतना 20 साल का, 15 साल, 20 साल का वक्फा था। और एक वो भी ये भी समय है इस सरकार की कि डीओ साहब को पटना तक आने में 3 महीना का समय लगा, और 3 महीना में भी जो हमारी बीमारी थी, कमजोरी थी, क्योंकि इलाज तो पता चल गया कि ये बीमारी है, इलाज शुरू हो गया, इलाज शुरू हुआ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जब वो चीज सामने आया तो पता चला नहीं एक और टेस्ट कराना पड़ेगा, काहे तो बगैर ये टेस्ट कराए हुए ये डॉक्टर देखेंगे नहीं। अच्छा। और लास्ट में सरकार ने क्या किया, सरकार ने सबसे बड़ी कमिटी बना दी। अच्छा, वो साधारण कमिटी नहीं है, जिस कमिटी में प्रधान सचिव हो, जिस कमेटी में माध्यमिक जिस समय माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिल्कुल बिल्कुल आप उस कमेटी के आप देखिए तो वो कमेटी है, उसको कहते हैं हाई प्रोफाइल कमेटी। वो ऐसी कमेटी है जहां फाइल नहीं रुकने जा रहा है। वो एक ऐसी कमेटी है जहां पे सबको जवाबदेह बना दिया गया, चाहे मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड हो, बिहार माध्यमिक, ये तमाम लोग उसमें है, प्रधान सचिव है उसमें, वित्त को लेके उनके तमाम लोग हैं, और सबको इंस्ट्रक्शन है कि आपको पर मंथ इसकी हर मंथ आपको इसकी रिपोर्ट लेनी है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने भी जो एक कमेटी बनाई है पर मंथ मीटिंग करेगी? देखिए आप ये बताइए, मैंने कहा नियत गुण बरकत, अगर सरकार की मंशा नहीं रहती तो वो कमेटी भी बहाल नहीं होता। सरकार के पास एक आसान सा बहाना था कि कह देता कि भाई आचार संहिता लग गया, आप करेंगे तो हम सरकार फंस जाएंगे, और वो माना भी नहीं जाता। लेकिन सरकार ने क्या आपको धोखा दिया? एक तरफ तो जाके आप धरना पर बैठ गए, आपका टोटल काम वहां कर ही रहे थे, मदरसा एजुकेशन रात भर जग के आपका काम नहीं कर रहा था क्या? आपने नहीं देखा कि वहां पर उनके चेयरमैन जो है लगातार जो है रात में जो है कभी पैजामा में या कभी गंडी में या कभी गंजी में कभी लुंगी में वो रात में काहे ले जा रहे थे? वो रात में चेक करने जा रहे थे क्या कि मदरसा में कौन सूता कौन नहीं उठा? अरे भाई वो जा रहे थे फाइल देखने के लिए कि मेरा क्या हाल है हमारे मदरसे का। तो आप उसके दर्द को भी नहीं समझे, आप उसके दर्द को भी देखिए कि एक चेयरमैन जिसका एज है, एक उम्र है, वो कोई 27 और 25 साल का गबरू जवान नहीं है, उनके भी फैमिली है, उनके भी परिवार है, और सब चीज छोड़ छाड़ के वो मदरसा में जाके बैठे हुए हैं, और रात भर वो अपने लोगों से काम करवा रहे हैं। और पूरा का पूरा बीमारी फाइल खोलने के बाद पता चलता है कि किसी का जमीन का कागजे नहीं है, किसी ने एफिलिएशन नहीं लिया, किसी ने जो है आपस का ही इतना गुटबाजी है कि कौन सचिव है कौन अध्यक्ष है, वहां 15 को चिट्ठी रखा हुआ है, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा है। और तमाम सबसे ज्यादा बीमारी ये था कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको सरकार ने रोक नहीं लगाया है, साहब ये जान लीजिएगा, आपको कोर्ट ने रोक लगाया है। सरकार ने आपको दर्जा दे दिया था, लेकिन क्या हुआ, आपके ही आदमी चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाके आप वहां जब कोर्ट का मामला आ जाता है तो सरकार वहां पर पूरी तरह से बौनी हो जाती है।